हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इकाई 3 है, पाठ 3 है और पाठ का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। हम लोग प्रश्नावली पे आए हैं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें का क्वेश्चन नंबर पहला है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय खाली स्थान की जगह पे मुद्रा को ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। 4 है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? तो यहाँ पे उपलब्धि है। 6 है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। 7 है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया है। 8 है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। 9 है आपका, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। 10 है, साख का मुख्य आधार क्या है? तो विश्वास है छूट गया फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बनाई हूँ आप लोगों का हाई डिमांड के कारण। ओके, देखिए अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर पहला है, वस्तु विनिमय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदिकाल में मनुष्य का व्यापार पूर्णतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इसमें विनिमय के लिए द्रव्य या मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब किसान चावल देकर जुलाहे से कपड़ा लेता है तब इसे वस्तु विनिमय कहेंगे। इस प्रकार वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है तथा दोनों पक्षों में विनिमय की इकाइयां भौतिक वस्तुएं और सेवाएं होती है। यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है तथा दोनों पक्षों में विनिमय की इकाइयां भौतिक वस्तुएं और सेवाएं होती है। ओके, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मौद्रिक प्रणाली क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है, पुनः अपनी जरूरत के मुताबिक कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका आ गया है कि मुद्रा की परिभाषा दें। इसका उत्तर हो जाएगा, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी है तथा इसकी एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। प्रोफेसर मार्शल रॉबर्टसन, सेलिगमैन आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा मुद्रा की सर्वमान्यता के गुण पर आधारित है। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो बिना संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा खर्चों को चुकाने में साधारणतया प्रचलित रही है। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है मुद्रा की परिभाषा सबसे सरल। इनके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा के लिए वैधानिक स्वीकृति भी अनिवार्य है। यहाँ पे है प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। कोई भी डिफिनेशन आप इन सभी में से दे सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिख रहा होगा, एटीएम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका,
क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा एटीएम क्या है। तो प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप एटीएम है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है 5 है, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इसके अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है बुक में। 6 है, समाज की कुल आय को वस्तु एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। कुछ वस्तुओं का तत्काल उपयोग करते हैं तथा कुछ टिकाऊ वस्तुएं उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है। अर्थात कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाता है उसे बचत सेविंग कहते हैं। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका साख क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आते रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आज प्रायः सभी प्रकार की उत्पादक क्रियाओं के लिए साख की आवश्यकता होती है। शब्दकोश के अनुसार साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा करना, परंतु साख शब्द का यह व्यापक अर्थ है आर्थिक शब्दावली आर्थिक शब्दावली में जब हम किसी व्यक्ति या संस्था का साख का उल्लेख करते हैं तब इससे उसकी ईमानदारी तथा ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है। जिस व्यक्ति को आसानी से ऋण या उधार मिल जाता है हम कह सकते हैं कि उसकी साख अच्छी है। नगद लेन देन में किसी वस्तु के मूल्य का भुगतान तत्काल कर दिया जाता है, लेकिन साख के लेन देन में इस भुगतान को एक निश्चित अवधि के लिए टाल दिया जाता है। यदि माल बेचने वाले को खरीदने वाले पर विश्वास नहीं हो तो भुगतान को टालना संभव नहीं होगा। इस प्रकार विश्वास ही साख का आधार है। कह सकते हैं एक तरह से विश्वास करना ही साख है। ओके, आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्न 7 थे वो समाप्त हो चुके हैं। हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर जो कि 5 है। इसे भी देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु विनिमय की प्रणाली पुराने जमाने में प्रचलित थी। व्यवहारिक रूप से इस प्रणाली को लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कौन कौन कठिनाई था देखते हैं हम लोग। पहला था आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा संयोग ही होता था कि एक दूसरे की जरूरत मेल खा जाए। ऐसी स्थिति में विनिमय में कठिनाई होती है। ओके, आइए चलते हैं दूसरा क्या था। तो दूसरा था यहाँ पे आपका मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई मूल्य के मापने से संबंधित थी। कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तुओं और
वस्तुओं और सेवाओं को मापा जा सके। 3 है मूल्य संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता था जो शीघ्र नष्ट हो जाती थी। ऐसी वस्तु को लंबे समय तक संचय करना कठिन था। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर है सह विभाजन का अभाव। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका विभाजन संभव नहीं होता। यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। अगर एक गाय के बदले में 4 वस्तुएं लेनी हो तो अलग अलग व्यक्तियों के पास है। ऐसी स्थिति में गाय के टुकड़े करना आय की उपयोगिता को नष्ट कर देना है। ओके, 5 है यहाँ पे देखिए 5 नंबर है भविष्य के भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार देने की कठिनाई थी। इस प्रणाली के उधार देने वाले को घाटा होता था तथा उधार लेने वाले को फायदा होता था। ओके, 6 है यहाँ पे 6 है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। आइए इसे भी देखते हैं मूल्य हस्तांतरण की समस्या क्या था। तो यहाँ पे हो जाएगा मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई जब और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी जब कोई एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता। ऐसी स्थिति में संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था क्योंकि उसे बेचना कठिन था। ओके, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 है मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। उत्तर हो जाएगा आधुनिक समय में मुद्रा बहुत से कार्यों को संपन्न करती है तथा इसके कार्यों से क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। वे अग्रलिखित है। इसका पहला है आप लोगों का विनिमय का माध्यम। क्रय या विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है, यानी कि बीचों बीच का कार्य करती है। अब वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा से अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है। मुद्रा के द्वारा किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। देखिए इसका 2 है क्या है सेकेंड है मूल्य का मापन। वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन की समस्या मुद्रा के कारण आसान हो गई है। चूंकि मुद्रा विधिग्राह्य भी होती है अतः इसमें कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। देखिए 3 है इसका दिया हुआ है विलंबित भुगतान का माप। इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा विलंबित भुगतान का सरल माध्यम है। इसके द्वारा ऋण भुगतान में सरलता आ गई है। मुद्रा ने उधार लेने और देने दोनों ही कार्य को सरल बना दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 है मूल्य का संचय। वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी संचय करना जरूरी है। मुद्रा के विशेष गुण होने से इसे संचित कर रखा जा सकता है। 5 है यहाँ पे क्रय शक्ति का हस्तांतरण। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। अतः मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। ओके, समझ में आ रहा होगा, सब इजी वे में लिखा हुआ है। फिर देखिए 4 है साख का आधार। यदि नगर मुद्रा कोष अधिक है तो अधिक साख का निर्माण हो सकता है। नगद मुद्रा के कोष में कमी होने से साख की मात्रा में कमी हो जाती है। इस तरह मुद्रा साख का काम करती है। ओके, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। ओके, आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है।
यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा न हो तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति नहीं होती, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। सभी में मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्राउथर ने कहा है, ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे अर्थशास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति शास्त्र में वोट, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है, जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ओके, वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा द्वारा प्रभावित होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है? मुद्रा के विकास पर प्रकाश डाले। इसका उत्तर हो जाएगा, मुद्रा के क्रमिक विकास के निम्नलिखित स्तर हैं। का फर्स्ट है वस्तु विनिमय, इनमें वस्तु का लेन देन होता है। उत्तर हो जाएगा सेकेंड इसका वस्तु मुद्रा, किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया जाता था। पशुपालन युग में गाय या बकरी, कृषि युग में कपास या गेहूं, इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तीसरा है धात्विक मुद्रा, वस्तुओं के लिए धात्विक मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा था, जो पीतल, तांबा इत्यादि धातु से बना होता था। ओके, 4 है यहाँ पे आपका सिक्के, वस्तुओं के लिए जिस सिक्के का प्रयोग किए जाते थे उस पर सरकार का मुहर लगा होता था, जो सोने चांदी का बना होता था। ओके, 5 है यहाँ पे पत्र मुद्रा, वर्तमान समय में पूरे विश्व में पत्र मुद्रा का ही परिचालन है। इसे पत्र मुद्रा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं। इस तरह अपने देश में केंद्रीय सरकार 1 रुपए का नोट जारी करता है तथा रिजर्व बैंक 2, 5, 10, 20, 100, 500 आदि नोट जारी करती है। साख मुद्रा यानी कि प्लास्टिक मुद्रा आदि मुद्रा के विकास के उदाहरण हैं। ओके, आइए देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। उत्तर हो जाएगा इसका, साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर ही साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करते हैं, पर साख पत्रों के लेन देन के कार्य में स्वीकार करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे साख कई तरह के होते हैं। देखिए कौन कौन से तरह के होते हैं। पहला है चेक। चेक एक लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम व्यक्ति को दे दी जाए। आप लोग बैंक जाते होंगे तो चेक का प्रयोग जरूर करते होंगे। ओके, देखिए 2 है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? यह वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि अंकित रकम व्यक्ति को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट देसी विदेशी दोनों तरह का होता है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यात्री चेक। प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छपी रहती है। यात्री बैंक की किसी भी शाखा से यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। 4 है यहाँ पे प्रतिज्ञा पत्र। यह भी एक साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र भी एक साख पत्र है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद
उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा करता है। आधुनिक समय में साख एवं साख पत्रों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।